हेलो, आवाज आ रही है? श्रेष्ठ यशराज? यस मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है, तो हिंदी की गद वाला जो है, हम लोग ने पिछले टर्न पे क्या पढ़े थे? काव्य का पढ़े थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट Yes, करते ma'am. हैं। गद वाला सेकंड चैप्टर हमारा है लहासा की ओर। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें हम। मैम मेरे को बता दीजिए मैम कौन सा। गद का पार्ट, गद खुले हो हिंदी की बुक का, क्षितिज का? मैम उसका सेकंड चैप्टर। हाँ, लहासा की ओर है ना, मिला? यस मैम है। उसी Yes, चैप्टर ma'am. को ठीक है पढ़ते हैं। ठीक है, देखो Yes, ma'am. इस चैप्टर के राइटर हैं राहुल संकृत्यान, जिनका जन्म हुआ था 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव में अपना पंडित रामाशरण पाठक के यहाँ हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। काशी, आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और राहुल संकृत्यान का नाम ग्रहण किया। ठीक है, राहुल जी भारतीय प्राचीन भाषाओं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत के तो ज्ञाता थे। उन्हें चीनी, जापानी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था। क्या था ये? तो इनके वो संस्कृत के तो ज्ञाता थे, लेकिन उनके अलावा उन्हें बाकी भाषाओं का भी ज्ञान था। उनका शब्द भंडार असीम था। अपने अपरिमित ज्ञान के कारण उन्हें महापंडित की सम्मानजनक उपाधि प्राप्त की। ठीक है, उनका निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया। उनकी रचनाएं निम्न है जो उन्होंने वर्णन किया था: यात्रा साहित्य, कहानी संग्रह, आत्मकथा, धर्म और दर्शन, कोश ग्रंथ, जीवनी साहित्य। ठीक है, ये तो इनका हो गया जीवन परिचय। अब स्टार्ट करते हैं इनका पार्ट, क्या इस पार्ट में है क्या वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, ठीक है, जानी समझ में आएगा पूछ लेना। लहासा की ओर राहुल संकृत्यान का यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है, जो राहुल संकृत्यान है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। ठीक है, उन्नीस सौ 30 ईस्वी में श्रीलंका। मृत्यु इनकी हुई थी ठीक है, चैप्टर समझ में आ रहा है? स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना। इसमें उन्होंने जो नेपाल की यात्रा की थी उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनकी नेपाल की यात्रा कैसी थी। लहासा की ओर में राहुल संकृत्यान का यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जो भारत के लोग थे उन्हें तिब्बती यात्रा की अनुमति नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। लहासा तिब्बत की राजधानी है। लहासा तिब्बत की राजधानी आप लोग जान जाइए। ठीक है, इस वृत्तांत में लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन रोचक शैली में किया गया है। पाठ का सारांश जो इस प्रकार है। ठीक है, हम चैप्टर के समराइज में बता रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं, उसका जो है मेन
वो बताते चल रहे हैं। नेपाल तिब्बत मुख्य मार्ग, जो नेपाल और तिब्बत का मुख्य मार्ग था उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। जिस रास्ते से राहुल जी नेपाल से तिब्बत के लिए चले वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। हरिकलिंगपुर रास्ता जब नहीं खुला था तब नेपाल और भारत की वस्तुएं इसी मार्ग से तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, इसलिए रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले हैं जिनमें कभी चीनी फौज रहा करती थी। ये फौजी मकान अब गिर चुके हैं, कुछ में किसानों का बसेरा है। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में वे चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बती सामाजिक जीवन उनका कैसा था? तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, अन्यथा अजनबी भी घर के भीतर जाकर घर की बहू या मालकिन को अपनी झोली में से चाय, मक्खन, सोडा, नमक दे दें तो वह चाय पकाकर मिट्टी के बर्तन में रखकर आपको देगी। ठहरने की वहां की क्या व्यवस्था थी उनकी? परित्यक्त चीनी किले से जब वे चले तो एक व्यक्ति राहदारी प्रवेश का परवाना मांगने आया। उन्होंने वे दोनों चिट्ठियां जो नदी पार करने के लिए मजिस्ट्रेट ने लिखी थी उसे दे दी। उसी दिन वे थोडला के पहले जो आखिरी गांव है उसमें पहुंच गए थे। यहाँ सुमति मंगोल भिक्षु जो यात्रा में राहुल जी का साथी था के जान पहचान के लोग थे, अतः ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। किंतु 5 साल पूर्व जब वे यहाँ आए थे तो उन्हें एक गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था। मतलब ये बता रहे हैं कि जब वो ये यात्रा करते थे, लेकिन जब वो 5 साल पहले जब आए थे तो उन्हें एक गरीब की झोपड़ी में रहना पड़ा था, लेकिन अब जहाँ रह रहे हैं वहां की व्यवस्था सही है। तब वे घोड़ों पर सवार होकर एक भद्र यात्री के वेश में आए थे। इस बार वे भिक्षुकों के वेश में थे। वहां के लोग शाम के वक्त प्रायः छठ पीकर नशे में पड़े रहते हैं। हांडा थोडला का जंगल डांडे तिब्बत के सबसे खतरनाक स्थल है। ये 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई और निर्जनता के कारण ये चारों डकैतों के प्रिय जगह है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी बैर नहीं करती। सुरक्षा आदि प्रबंध नगण्य होने से यहाँ पर हत्या की वारदातें प्रायः होती रहती हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। हम लोग भिखमंगे थे, आदमी देखकर ही कुछ एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। घोड़ों की सवारी वहां की कैसी थी? लेखक और उसके साथी को अगले दिन लखनऊ पहुंचना था, इसलिए लेखक की राय से 2 घोड़ों पर सवार होकर 16 से 17 मील की ऊंचाई चढ़ने का निर्णय किया गया। दोपहर के समय वे लोग डांडे पर पहुंचे। 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई थी। उनके दाहिने और पूरब से पश्चिम की ओर हजारों श्वेत शिखर पर वाली बर्फीली चोटियां थीं। घीटे की ओर से पहाड़ बिल्कुल खाली थे, उन पर न बर्फ थी और न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देव स्थानों को पत्थरों, सिंगों, रंग बिरंगी डांडियों आदि से सजाया जाता गया। उतराई पर भटकाओ, जब वो चढ़े तो चढ़ तो गए थे, लेकिन जब उतरे तो देखो वहां वो भटक गए थे। अब उतराई आ गई थी। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत ही धीमे गति से चल रहा था।
धीरे धीरे लेखक काफी पिछड़ गया। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता। एक स्थान पर आगे दौड़ रहा था। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील तक गया। आगे चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया। जो 2 मोड़ थी ना, तो क्या करता है लेखक, जो दूसरी मोड़ थी उस पे चला जाता है, लेकिन वो रास्ता उसके घर का नहीं था, वो भटक जाता है वहां से। फिर क्या, वो वापस लौटा। इस सारे घटनाक्रम में 4-5 बजे के लगभग वह अपने मित्र सुमति के पास पहुंच सका। वह गुस्से में था। लेखक ने अपने सुस्त घोड़े की व्यवस्था बतलाई। वो शांत हो गया। लटकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ के यजमानों से उन्हें सत्तू, चाय और गर्मा गर्म थुप्पा खाने को मिला। टिहरी समाधि गिरी पर आगे एक टिहरी के विशाल मैदान में पहुंचे, जिसके चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। इस विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी का नाम टिहरी समाधि गिरी था। जो पहाड़ी पहुंचे थे उसका क्या नाम था? टिहरी समाधि गिरी है। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। उनमें वे बोध गया से लाए गंडे बांटते थे। गंडे पतली पतली चिरी हुई बत्तियों से बनते थे। लेखक ने सुमति को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि केवल उसी गांव में गंडे बांटो जिसमें ठहरना हो। आसपास के अन्य गांवों में जाने पर पगला पकौड़े नहीं जाने क्या तो फिर उसके बाद क्या था? हाँ, तो वो कह रहे थे कि आसपास के अन्य गांवों में जाने पर बहुत समय खराब होगा, तो उसी जगह पे बांटो जहाँ पे तुम्हें ठहरना हो। तिब्बत की तेज धूप थी वहां पे। दूसरे दिन उन्होंने भरवाहक को खोजने का प्रयास किया, पर कोई नहीं मिला। सवेरे चल देते तो अच्छा होता, पर अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। मोटे कपड़े से सिर ढक लेने पर धूप की गर्मी खत्म हो जाती है। अपनी अपनी गठरी पीठ पर लाद कर डंडा हाथ में लेकर वे लोग चल पड़े। शेखर विहार में तो क्या हुआ देखो। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। खेती का प्रबंध करने के लिए भेजा गया भिक्षु राजा से कम नहीं होता। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वे बड़े प्रेम से इन लोगों से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर बुद्ध वचन से हस्तलिखित 103 पोथियां थी। मोटे कागज पर लिखी एक एक पोथी 15 शेर से कम की नहीं होगी। सुमति अपने यजमानों के पास गया। उसी दिन दोपहर बाद लौट आया। लेखक पोथियों के अध्ययन में खोए रहे। अगले दिन वे लोग भिक्षु नम से विदाई लेकर चले गए। समझ में आया? इस चैप्टर में जो है राहुल संकृत्यान है वो सिर्फ तिब्बती नेपाल से तिब्बत का रास्ता जाता है, उस तिब्बत के रास्ते का उन्होंने वर्णन किया है। वहां की पर्वत कैसे थे, पहाड़ कैसे थे, बर्फ की चोटियां कैसी थी, उसी चीज का वर्णन किया है। वहां पे वो सैर तो किए थे, लेकिन जब वापस लौटने लगे तो उनका घोड़ा रास्ता भटक गया था और वो क्या किए, वो थोड़ा सुस्त भी पड़ गया था। तो वहां पे उनके एक मित्र थे, तो वहां सुमति जो थे वहां पे थे, तो उनके यहाँ ठहरे। जब वहां ठहरे तो उनका बताने लगे कि आप उनके बारे में बताने लगे कि यहाँ पे इतना ही गांडे को बांटना चाहिए जितना ठहरना हो। मतलब वो बता रहे थे, उनके बात कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यजमान के रूप में ये राहुल संकृत्यान थे। और फिर धीरे धीरे जब उनको मिल गया वापस आने का रास्ता, तो वो शेखर विहार से होते हुए अपने घर को वापस लौट आए।
तो समझ में आया? ये चैप्टर क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सर Yes, कर ma'am. लियो। यस मैम। यस हो मैम। गया? अच्छा, यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, तो जब इसके क्वेश्चन सर हो गया है आप लोग को, एक क्वेश्चन बताओ जरा। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बताओ, आंसर बताओ। पता है श्रेष्ठ, यशराज? श्रेष्ठ, आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बताओ। मैम 2 मिनट मैम, देखते हैं। मैम एक मिनट। बोलो यशराज, क्या अभी हमने 3 चीज बताई थी ना? मैम मैम बता रहे हैं मैम, ये मिल गया। मैम क्या है मैम, एक बार बता दीजिए मैम क्वेश्चन। लिखा है बोर्ड पे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम बताएं। अपनी अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न हाँ। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलकर रास्ता भटक कर गया। दूसरों उससे बहुत तेज धूप के कारण। हाँ, देखो मैम इसका यही हम है बता, मैम, यही। हाँ इसका आंसर यही है, लेकिन सही नहीं बता रहे हो। देखो पहला क्या था? पहला आंसर मैम इसमें वो था, स्पेलिंग, मैम कोई बात नहीं, छोड़ो। लेखक को पहला देखो, मैम वो इसका स्पेलिंग गलत लिखी है। लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, पहला ये होगा। ठीक है, Yes, किन ma'am. किन 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 Yes, ma'am. कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो कड़ी धूप थी, पहला उसने ये बताया था। फिर उसके बाद क्या था? लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने भीख मांगने पड़े थे, ये भी हमने पढ़ा था कि वो क्योंकि Yes, ma'am. भिक्षुक वेश में था ना, गरीब के वेश में गया था वहां पे, इसलिए Yes, वो ma'am. गरीब के वेश में गया था, जिससे उसकी जान बची रहे। क्योंकि यहाँ पे लेखक ने ये भी वर्णन किया है ना कि जो तिब्बत यात्रा थी, वहां के लोग ऐसे थे कि वो जैसे डंडा हाथ में लिया जाता, वो ना लेके क्या करते थे, पिस्तल और लाठी और पिस्तौल, लाठी। हाँ, बंदूक लेकर घूमते थे। तो लेखक को इस चीज का डर था, तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो इस तरह का गरीब का वेश बनाया था। ठीक है, दूसरा ये था। Yes, ma'am. और तीसरा क्या था? उसका घोड़ा क्या मैम था? तीसरा भटक गया था। हाँ, उसका घोड़ा सुस्त हो गया था, जिससे वह भटक गया था। ठीक है, ये है आंसर। तो क्लियर हो Yes, गया ma'am. आप लोग को ये चैप्टर? यस Yes, मैम। ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? No, No, ma'am. ma'am. फिर नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब काव्य का, ऐसे एक दिन गद्य पढ़ाएंगे, एक दिन काव्य पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह स्टार्ट करते चलेंगे। Yes, ma'am. मैम ठीक है? मैम हाँ, बोलो मैम बोलो बोलो। अगले मैम वीक से लैंग्वेज नहीं टेस्ट होगा ना पढ़ाएंगे। मैम? किस चीज का? मैम अगले वीक से टेस्ट है ना? हाँ हाँ, यूनिट 1 का ना? हाँ मैम। हाँ, मैम अच्छे से बोलो। मैम उसके रिजल्ट मैम नंबर जोड़े जाएंगे? चलो, थैंक यू क्लास, बाय।